हेलो साथियों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को शुभकामनाएं इंटरव्यू रिज़ल्ट के लिए, मेंस रिज़ल्ट के लिए, इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। साथियों, मेरा नाम है नवीन कुमार। 69th बीपीएससी में मेरा 91 रैंक है। इसके अलावा मुझे यूपीएससी और बीपीएससी में कई बार मेंस और इंटरव्यू देने का अनुभव प्राप्त है। आपसे बहुत सारे प्रश्न मुझे प्राप्त हुए इंटरव्यू को लेकर के, जिसको आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो बीपीएससी इंटरव्यू में मुझे 4 बार अपीयर होने का मौका मिला और बीपीएससी इंटरव्यू में मुझे बहुत फ्लक्चुएटिंग मार्क्स मिले हैं, और जिस बार अच्छे मार्क्स मिले हैं और जिस बार कम मार्क्स मिले हैं, दोनों का तुलना करके जब मैं ये देखता हूँ तो कुछ कनेक्टिंग डाउट मुझे प्राप्त होते हैं कि कुछ बिंदुओं को मिलाने पर कि अच्छे मार्क्स कब मिलते हैं, कब नहीं मिलते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुझे इंटरेक्शन का भी मौका मिला, जिनको अच्छे मार्क्स मिले हैं, जिनको एवरेज मिले हैं। तो आज हम लोग एक मोटा मोटी 10, 12, 15 मिनट के अंदर ये देख लेते हैं, जो लोग फर्स्ट टाइमर हैं, जो पहली बार बीपीएससी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, तो उनका जो प्रश्न है, बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, उन पर एक बार हम लोग विचार कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि जो अंदर का माहौल है, इंटरव्यू रूम के अंदर का जो माहौल है, वो कैसा रहता है। इंटरव्यू में कमरे का माहौल कैसा रहता है। कमरे का माहौल कहने का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर कितना रहता है ना। आप कह सकते हैं कि मानसिक तापमान कितना रहता है। तो सबसे पहले जब आप कमरे के अंदर जाएंगे, जिस रूम में इंटरव्यू हो रहा है, तो क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक बाहर के रूम में बिठाया जाता है। वहाँ से आपको ले जाया जाता है। वहाँ पर एक कोड मिलता है, एक स्लिप मिलता है, जिस पे आपका कोड लिखा रहता है। और वो कोड लेकर के आपको एक प्यून जाएगा, जहाँ आपका इंटरव्यू होने वाला है, उसके जस्ट सामने में एक कक्ष होता है, जो वेटिंग रूम होता है, उसमें आपको बैठाया जाएगा। वहाँ वेटिंग रूम में सोफ़ा लगे होते हैं, टेबल होता है और वॉशरूम होता है। तो आप वहाँ इंतज़ार करेंगे अपनी बारी का, और एक कर्मचारी, एक प्यून आएगा और आपको गेट तक ले जाएगा। जिस रूम में आपका इंटरव्यू होना है, उसके गेट तक ले जाएगा, और वहाँ गेट पर ले जा कर के वो छोड़ देगा आपको। तो आपको सबसे पहले दरवाज़ा खोलना है, मे आई कम इन सर बोलना है, परमिशन मांगना है। वो जैसे बोलेंगे कि अंदर आइए, तो आप अंदर प्रवेश करेंगे और ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है, सारे लोगों को। और जब तक वो परमिट न करे बैठने का, तो आप खड़े रहें। आप कुर्सी पर ऐसा नहीं कि सबको गुड मॉर्निंग बोला और अपने से बैठ गए, नहीं, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है। तो हालांकि वो लोग तुरंत परमिट करते हैं। जैसे ही आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो, या गुड आफ्टरनून बोलेंगे, तो वो तुरंत आपको कहेंगे कि बैठ जाइए। तो आपको शुक्रिया कहना है, धन्यवाद कहना है, थैंक्स कहना है। और कुछ लोगों का इसमें यह प्रश्न होता है कि मान लीजिए कि 4 मेंबर्स हैं, तो क्या सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करें? तो नहीं, सबको एक ही साथ गुड मॉर्निंग सर्स कर देना है, ठीक है। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि अध्यक्ष बैठे हुए हैं, क्या अध्यक्ष को अलग से ग्रीट करना चाहिए और मेंबर को अलग से ग्रीट करना चाहिए? इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जब गुड मॉर्निंग सर्स बोले, तो एक बार सरसरी निगाह सब पे डाल लें, अध्यक्ष को देखते हुए बाकी मेंबर्स को भी देख लें। 3 मेंबर या 4 मेंबर होते हैं, कुल मिला के कभी कभी 5, कभी कभी 4 होते हैं। तो सारे लोगों को एक साथ देख करके गुड मॉर्निंग सर्स बोले। हाँ, एक और प्रश्न होता है कि यदि कोई महिला मेंबर है, तो फिर गुड मॉर्निंग सर्स और महिला मेंबर को अलग से ग्रीट करना चाहिए कि नहीं? तो यस, महिला मेंबर को अलग से ग्रीट करना चाहिए। इसका कारण ये है कि जब आप गुड मॉर्निंग सर्स बोलते हैं और उसमें जो सर आ गया, और अगर मैम उससे अछूती रह गई, उनको आपने ग्रीट नहीं किया, तो ये केवल आपकी अशिष्टता नहीं मानी जाएगी, ये भी माना जाएगा कि आप जेंडर बायसनेस के शिकार हैं। तो आप गुड मॉर्निंग सर्स बोले, गुड मॉर्निंग मैम बोले। अगर एक से अधिक मैम है तो गुड मॉर्निंग मैम बोल करके। हाँ, आपको कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर बोर्ड में महिला मेंबर हों तो पहले महिला मेंबर को ग्रीट करना चाहिए, उसके बाद जो है पुरुष मेंबर को ग्रीट करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप अध्यक्ष को ग्रीट करिए। अगर अध्यक्ष और बाकी मेंबर पुरुष हैं, तो अध्यक्ष और बाकी मेंबर को एक साथ ग्रीट कर देना है। अगर अध्यक्ष पुरुष हैं, बाकी मेंबर पुरुष हैं और उसमें 1-2 महिलाएं हैं, तो आप अध्यक्ष और बाकी पुरुष मेंबर को एक साथ ग्रीट करें और महिला मेंबर को अलग से ग्रीट कर दें।
लेकिन सबसे पहले जब हम ग्रीट करेंगे तो वो अध्यक्ष महोदय को ही ग्रीट करेंगे, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और जब आपको बैठने का परमिट वो करें कि बैठ जाइए प्लीज़, तो आप बैठें और इसके लिए उनको थैंक्स बोलें, धन्यवाद बोलें। और फिर वो आपसे पूछेंगे कि अब हम लोग इंटरव्यू शुरू करें। कई लोगों से ये पूछा जाता है कि अब हम लोग इंटरव्यू शुरू करें, या कई लोगों से ये पूछा जाता है पहले कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, आपका ऑप्शनल क्या है, या आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, आपकी हॉबी क्या है। ये अध्यक्ष के द्वारा ही ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और अंदर का जो माहौल है वो बहुत, जैसे कि आपको बाहर में डराया जाता है, जैसे कि आप कई प्रसिद्ध जो चैनल है मॉक इंटरव्यू के, उसमें जिस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है, तो उससे बिल्कुल टोटली अलग माहौल होता है। वहाँ आपको बहुत सम्मान दिया जाता है, बहुत सम्मान से वो लोग बात करते हैं आपको। वो मतलब कि एक बहुत डोमिनेटिंग नेचर उन लोगों का नहीं होता है। आपको बोलने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का भरपूर वो अवसर देते हैं। तो अंदर का माहौल बहुत शांत होता है। वो आपको कई बार, अगर आपका इंटरव्यू जो है, अगर आपका साक्षात्कार मैम के बोर्ड में है, दीप्ति मैम के बोर्ड में है, तो वो तो कई बार पहले रिलैक्स कराती हैं कि ठीक है आप आराम से बैठ जाइए, आप नर्वस तो नहीं हैं, आप हड़बड़ा तो नहीं रहे हैं, आप प्रेशर में तो नहीं हैं, अब हम लोग इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं क्या, पहले आप आराम से बैठ जाएं। तो इस तरह से मतलब कि पहले आपको वो जो आपके अंदर की नर्वसनेस है उसको दूर कर दी जाती है और फिर आपसे बात की जाती है। क्योंकि इंटरव्यू का पर्पस ही ये है कि आप पहले तो नर्वसनेस में कोई व्यक्ति अपने आप को पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, तो पहले आपकी नर्वसनेस खत्म हो, फिर ये आपके एटीट्यूड के बारे में जानकारी हो कि आप किस तरह का सोच रखते हैं, किस तरह का पक्ष रखते हैं, और आपका पक्ष जो है, आपकी जो सोच है वो बैलेंसिंग है कि नहीं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। आपका हो गया कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पूछा जाता है, ऑप्शनल पूछा जाता है, उसके बाद अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, कहीं आप जॉब करते हैं, प्राइवेट में, सरकारी में, कोई खुद का आप बिजनेस करते हैं, तो वर्क एक्सपीरियंस कई बार पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं अभी, ठीक है। आपकी हॉबी पूछी जाती है। उसके बाद आपका जो है, जो भी करंट सिचुएशन है, इंटरनेशनल और नेशनल, IR और नेशनल करंट जो है, नेशनल कांग्रेस मत समझ लीजिएगा, नेशनल करंट पूछा जाता है, ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो हम लोग इस पर एक एक करके बात कर लेते हैं। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, आपने ग्रेजुएशन किस चीज़ से किया, तो आप बताएंगे कि इस चीज़ से किया। तो हो सकता है कि कभी ग्रेजुएशन पर सब प्रश्न अधिक हों, कि ग्रेजुएशन के बारे में ही वो आपको पूछना शुरू कर दें, अगर उस बोर्ड में वैसा मेंबर बैठे हुए हैं। और अगर आपका ऑप्शनल और ग्रेजुएशन अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है, तो आपका एक प्रश्न स्वाभाविक बनता है कि आपने इस ग्रेजुएशन से इस ऑप्शनल में क्यों शिफ्ट किया, उसकी वजह क्या थी। कई बार तो सीधा प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई अच्छे से नहीं की क्या, कि आपको ऑप्शनल चेंज करना पड़ा। तो कई लोग इस तरह के जवाब के, इस प्रश्न के जवाब में भी मतलब बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि क्या जवाब देना है। देखिए, इसका एक सबसे सेफ जवाब ये है कि सर, जब मैं सिविल सेवा की तैयारी के बारे में सोचा तो मैंने मार्केट में उपलब्ध पाठ्य सामग्री, इसमें उपलब्ध मार्गदर्शन और विषय के साथ अपनी सहजता को अपने वैकल्पिक विषय चयन का आधार बनाया। एक तो ये हो गया, एकदम आसान सा जवाब है कि इसमें आप ये कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कि आप ये कह रहे हैं कि मार्केट में इसका सामग्री उपलब्ध था, आसानी से मार्गदर्शन उपलब्ध था, और फिर इसमें मेरी सहज रुचि थी। तो आपको एक काउंटर क्वेश्चन ये हो सकता है कि ग्रेजुएशन में भी तो आपकी सहज रुचि होनी चाहिए, आपने तो 3 साल उसकी तैयारी की। तो आप ये कह सकते हैं कि सर, ग्रेजुएशन में मैंने तैयारी की थी, मैं पहले से भी मेरी रुचि अपने ज्ञान के विविधीकरण में थी, तो और ऑप्शनल का जो ये सब्जेक्ट है इसमें रिजल्ट भी अच्छे रहे हैं, और मैंने सोचा कि मतलब इस क्रम में इस ऑप्शनल को पढ़ने के साथ मेरे ज्ञान का विविधीकरण भी हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा, तो इसलिए भी सर मैंने इसको चुन लिया। तो वो समझ जाते हैं, वो फिर आपको इस पर ग्रिल नहीं करेंगे। अगर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, जैसे कि हम लोग क्या होता है, कई बार मैथ से कर लेते हैं, फिजिक्स से कर लेते हैं, लेकिन बिहार में पढ़ते नहीं है यूनिवर्सिटी में जा करके, तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कमज़ोर है तो हम काफ़ी डरते हैं। अगर ग्रेजुएशन
और आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा गैप है, मान लीजिए कि 4 साल 5 साल का गैप है, ग्रेजुएशन किए हुए 5 साल हो गया और अभी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको जल्दी गैस नहीं करना है। हाँ, एक और गैस क्वेश्चन के बारे में आपका प्रश्न होता है कि गैस करें या ना करें, ठीक है। तो आप उसमें सॉरी बोल दें, और सॉरी बोलते हुए गिल्ट भाव में नहीं रहना है कि सॉरी बोल दिया अब क्या होगा, अनर्थ हो गया, कोई बात नहीं है, आपने 5 साल पहले पढ़ा है, 4 साल पहले पढ़ा है, मिनिमम जानकारी होनी चाहिए। नहीं है, बेसिक जानकारी भी नहीं है तो सॉरी बोलें, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अभी पॉसिबल है, 1 महीना है ग्रेजुएशन का, जो 10th लेवल तक का, कम से कम इंटर लेवल मान लीजिए, इंटरमीडिएट लेवल तक नहीं पढ़ सकते। अगर आपका फिजिक्स ग्रेजुएशन है तो कम से कम 10th लेवल तक का देख लीजिए कि न्यूटन की गति के 3 नियम क्या है, कूलिंग नियम क्या है, गुरुत्वाकर्षण का लॉ का जो है फार्मूला क्या है, ये सब नॉर्मल कूलम्स क्या है, लॉ क्या है, थोड़े चीज़ों को देख लीजिए, ठीक है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आप पढ़े ही होंगे और पढ़ते ही होंगे, तो उसमें आपकी पकड़ होगी, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ ठीक ठाक रखनी है। ऑप्शनल में अगर वो डेप्थ में जाए तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। हाँ, अगर कहीं पे समस्या आए, मान लीजिए कि बहुत छोटा प्रश्न, आपको लग रहा है अरे यार ऑप्शनल पढ़ते हुए ये तो मुझे जानना ही चाहिए, ये मैं क्यों नहीं जान रहा हूँ, तो अगर नहीं जान रहे आप तो वहाँ सॉरी बोलने में कोई हिचक नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो ब्लफ न करें, गोल गोल न घुमाएं, जानते हैं तो यस बोलें, नहीं जानते हैं तो नो बोलें। ये आपके ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है, ये आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये आपके एटीट्यूड की परीक्षा है। और एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड कैसे बनता है मेरे दोस्त, ABC मॉडल उसका आप पढ़े होंगे। आपका C जो है कॉग्निशन, ज्ञान तो देखा ही जाता है, बिहेवियर भी देखा जाता है कि आपका बिहेवियर जो है वो रिजिडिटी का तो नहीं है, आप कोई चीज़ रिजिड तो नहीं है, आप ये मानने को तैयार नहीं है कि हम ये नहीं जानते हैं, या ये भूल सकते हैं, या ये मुझे नहीं आता है। नहीं जानते, अच्छी बात है, सभी व्यक्ति सारी बातों को नहीं जान सकते हैं, तो नहीं जानते हैं तो वहाँ सॉरी कह देना और आभार के साथ सॉरी कहना, निकल जाना, अच्छी बात है। हाँ, अगर वो आपको बताए, मान लीजिए कई बार क्या होता है, आपने सॉरी बोला और उन्होंने आपको आंसर बता दिया, ठीक है, कि इसका आंसर ये है, तो वहाँ पे आप थैंक्स कहना ना भूलें, निश्चित थैंक्स बोलें, उसके प्रति आभार जरूर व्यक्त करें कि आपको उन्होंने बताया। मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन और ऑप्शनल सब्जेक्ट पे पर्याप्त बात हो गई। आपके वर्क एक्सपीरियंस से कोई बात पूछी जाती है तो कई लोग सोचते हैं कि हम वर्क एक्सपीरियंस लिखें कि छुपा लें। देखिए, आप वर्क एक्सपीरियंस ज़रूर लिखें, पूरी तरह से अपने आप को खाली रखना कि हम केवल तैयारी कर रहे थे। उससे अच्छी चीज़ है कि अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको बताएं, कहीं जॉब करते हैं तो उसको बताएं, कोई जॉब छोड़े हुए हैं तो वो भी बता दें, ठीक है, ताकि उस डोमेन से अगर प्रश्न हो तो आप उसको हैंडल कर पाएँ। हॉबी को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। हॉबी से नॉर्मली प्रश्न अध्यक्ष महोदय ही पूछते हैं, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू का सबसे लास्ट पोर्शन होता है, सबसे लास्ट में वो हॉबी से पूछते हैं। कुछ लोगों का शुरुआत ही वो हॉबीज़ कर देते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो हॉबी से ही शुरुआत कर देते हैं। नहीं तो लास्ट में ये पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, और 2-3 प्रश्न उस हॉबी से पूछते हैं। तो हॉबी से जो जनरल प्रश्न आते हैं, मान लीजिए कि आपका डायरी लेखन, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि डायरी लिखना जो है ना आपकी हॉबी है, मान लीजिए, तो इसमें क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं? हो सकते हैं कि वर्ल्ड फेमस डायरी राइटर के नाम बताइए, कौन सी डायरी है, किस भाषा में है, कब लिखी गई ये बताइए, कौन कब किस भाषा में लिखी गई, कुछ भारतीय लेखकों के नाम बताएं जो डायरी लिखते थे, राजनेताओं के नाम बताएं, ऐसा कोई बताएं कि डायरी लिखने से कोई कांड हो गया, डायरी लिखे और फंस गए। आप जो डायरी लिखते हैं वो किस प्रकार की डायरी है, मतलब किस प्रकार का डायरी लिखते हैं। जैसे कई लोग लिखते हैं ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करने वाला डायरी, कई लोग लिखते हैं दैनंदिनी, दिन रोज नामचा लिखते हैं कि आज मैं 6 बजे उठा, ब्रश किया, पढ़ने गया, एक्सरसाइज किया, कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं। कुछ लोग मतलब कि इंसिडेंटल लिखते हैं, कोई घटना हुई, मान लीजिए कि बगल में किसी का एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन से जा रहे थे और कोई ऐसे लोग मिल गए जिसने आपको बहुत प्रभावित किया, आपका मैट्रिक का रिजल्ट आया उस दिन आप बहुत प्रभावित हुए, आपका मेंस का रिजल्ट आया उस दिन आपको मन हुआ कि कुछ लिखें, कभी बरसात हुई, मौसम बहुत अच्छा था, आपको मन किया कि लिखें। तो डायरी लेखन कई प्रकार के हो सकते हैं। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई आपका किस प्रकार की डायरी लिखते हैं, तो आप बताएं किस प्रकार का। अगर ग्रेटिट्यूड टाइप लिखते हैं, रोज नामचा लिखते हैं, रोज का लिखते हैं, या सारा मिक्स लिखते हैं तो बताएं कि सारा मिक्स लिखते हैं।
फिर वो ये पूछ सकते हैं कि बताइए आज आप डायरी में क्या लिखेंगे, आज आप डायरी में क्या लिखने वाले हैं, और हमारे बारे में क्या लिखेंगे, हम लोग के बारे में क्या लिखेंगे आज जाएंगे तो डायरी में। तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। भारतीय जो राजनेता है, मतलब जेल में रहने वाले अधिकांश लोगों ने डायरी क्यों लिखी, डायरी लेखन जेल में क्यों हुआ, ये भी एक प्रश्न है। तो इस तरह से आप मतलब कि उसके आसपास के सारे चीज़ों को ले सकते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डायरी लेखन जो है प्रशासन में किस तरह से योगदान करता है, प्रशासन में इसका क्या योगदान है। आप जो काम करने जा रहे हैं तो इसमें आपके ऑफिस में प्रशासन में डायरी लेखन का क्या योगदान है, तो ये पूछा जा सकता है। आप बोलेंगे कि मैं अपने आप को इससे मैनेज करता हूँ, प्रबंधित करता हूँ, गलतियाँ दोहराने का अवसर नहीं मिलता, ये सब, तो वो फिर ये पूछ सकते हैं कि आप कोई उदाहरण देकर बताइए। कई बार ये भी हो सकता है कि आपको एक कागज़ दिया जा सकता है कि अभी लिख कर बताइए डायरी कि हम लोगों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, या किसी भी विषय पर कि मान लीजिए आज गांधी जी का जन्मदिन है, आप डायरी लिख रहे हैं, तो आज क्या लिखेंगे डायरी में। मान लीजिए कि आज स्वतंत्रता दिवस है और आज हम अपने आज़ादी का आकलन कर रहे हैं, आप अपनी डायरी में क्या लिखेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए नॉर्मली तैयार रहना चाहिए। वो ये पूछ सकते हैं कि आपने लेटेस्ट में कब डायरी लिखी है, मतलब अभी नज़दीक समय में आपने डायरी कब लिखी है। डायरी तो बहुत पर्सनल चीज़ होती है, तो क्या उसका कोई एक पन्ना ऐसा है जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे, अगर बहुत पर्सनल ना हो तो पर्सनल होती है तो उसका कोई पन्ना साझा करेंगे तो आप कर सकते हैं। अगर कोई पन्ना साझा करने वाला है, मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है जो जिसमें बहुत पर्सनल नहीं है, मतलब कि अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं है, कहीं धोखा देने वाली बात नहीं है, मिलने की बात नहीं है, बिछड़ने की बात नहीं है, तो लिखा जा सकता है। और मिलने बिछड़ने की बात भी अगर सादगी से है, संयमित होकर है, गरिमा में है, तो उसे व्यक्त किया जा सकता है। तो इस सब उत्तर के लिए आप क्या करें ना कि एक पहले से ही अपने डायरी का कोई पन्ना या अपने से ही लिख लें कि अगर मुझे बोला जाए कि कोई पन्ना साझा करें तो मैं यही चीज़ बोल दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था कि अगर डायरी लेखन ही हमारी हॉबी है तो क्या क्या पूछा जा सकता है। एक बहुत वर्ल्ड फेमस डायरी है एना फ्रैंक की, तो आपको पूछा जा सकता है कि उस डायरी को आपने पढ़ा है क्या। जैसे कि एक बार यूपीएससी इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि जो एना फ्रैंक की डायरी है उसका ओरिजिनल रूप आपने पढ़ा है, ओरिजिनल वर्जन आपने पढ़ा है। तो मैंने कहा कि सर मैं ओरिजिनल वर्जन तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं ट्रांसलेटेड पढ़ा हूँ। तो फिर इसी पे वो मुझसे पूछने लगे कि आपकी अगर हॉबी है तो आपको ओरिजिनल वर्जन पढ़ना चाहिए, आपने ट्रांसलेटेड क्यों पढ़ा। तो मतलब किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये है कि हॉबीज़ में आप क्या लिखेंगे। हाँ, करंट और इंटरनेशनल जो भी 25-30 टॉपिक तैयार कर लीजिए कम से कम, जो बहुत समसामयिक हैं। जैसे कि अभी बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, हिंसक झड़प हो रही है, तो इसको लेकर के आप कर लीजिए। और भारत के जो प्रधानमंत्री का अभी माननीय प्रधानमंत्री का दौरा है, तो उस देश के बारे में आपका नॉलेज जो है, उससे क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं, MOU हुए हैं, वो उन सारी चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए, तो वो आप देख लीजिएगा। और हाँ, एक बैलेंसिंग सोच जरूर रखिएगा। वो हमेशा आपको ये नहीं पूछेंगे कि एक साइड से आप MOU के नाम बताओ, कौन कौन MOU हुए हैं, इसकी संभावना कम है। वो आपको ये पूछ सकते हैं कि इस MOU से फ़ायदा क्या हुआ, आपको क्या लगता है कि ये MOU करना चाहिए, इससे भारत को नुकसान क्या है। तो आप हमेशा जो है ना वे फॉरवर्ड वाली चीज़ें ज़रूर तैयार कीजिएगा। और वे फॉरवर्ड जो है ना आपका बहुत बैलेंसिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफा होना चाहिए कि ये बोल दिए, एक पक्ष बोल दिए कि नहीं भारत को तो इससे मुनाफा ही मुनाफा है। आप उसका एक्चुअल एनालिसिस, जो उसका एक्चुअल पोस्टमार्टम है, वहाँ करेंगे आप। उसके बाद है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। पोस्ट प्रेफरेंस में आप जो भर रहे हैं, तो आपको ये पूछा जा सकता है पोस्ट प्रेफरेंस में कि आपको मतलब ऊपर से यही 3 क्यों है, दूसरा क्यों नहीं है, या इस क्षेत्र में जाएंगे। पोस्ट प्रेफरेंस में आपको ये पूछा जा सकता है कि इस क्षेत्र में जाएंगे तो आप क्या सुधार करेंगे, इसमें कमियां बताइए, 3 कमियां बताइए, इन कमियों को दूर करने के लिए आपके पास क्या इनोवेटिव तरीके हैं ये बताइए।
जो सरकार की योजनाएं चल रही है उसके अलावा आप क्या सुधार चाहते हैं वो बताइए, और सरकार की कौन कौन सी योजना चल रही है 2-3 वो बताइए। ये भी पूछा जा सकता है कि अगर इतनी योजनाओं से सुधार नहीं हुआ तो आपको क्यों लगता है कि आप आएंगे तो ये सुधार कर देंगे। तो आपको कभी भी ये नहीं कहना है कि हम आएंगे और पूरा रातों रात ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। मेरे लिए ही ये प्रशासन रुकी हुई थी, हमसे पहले ना कोई हुआ है, हमारे बाद ना कोई होगा, हम ही हैं वो लाइन, डिफाइनिंग लाइन जो आने के साथ सब कुछ बदल देंगे। तो आपको इस तरह की चीज़ें नहीं बोलनी है। आपको अगर मतलब पोस्ट प्रीफरेंस को लेकर के कोई प्रश्न पूछा जाए कि आप पहले क्या करना चाहेंगे, आने के साथ ही क्या करना चाहेंगे, तो मान लीजिए तो आप इसमें सबसे अच्छा जवाब ये होता है कि आप इसमें कह सकते हैं कि सर डिपेंड करता है कि मेरी पोस्टिंग कहाँ पे है, डिपेंड करता है कि मेरी पोस्टिंग कहाँ पे है। मैं जहाँ पर भी पोस्टिंग होगी मैं वहाँ ऑफिस में वो डाटा लेने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे समस्याएं क्या है। पहले मैं समस्याओं को समझने की कोशिश करूँगा कि इसमें यहाँ पर स्पेसिफिक समस्याएं क्या हैं, और फिर स्पेसिफिक समस्या के बाद मैं अपना टू डू लिस्ट तैयार करूँगा और उसमें ऑफिस के सारे मेंबर को शामिल करते हुए मैं कुछ पॉइंट बनाऊँगा कि मुझे इस पर काम करना है क्योंकि इस मानक पर ये बहुत पीछे है, और फिर मैं सर उसके लिए कोई रोड मैप बनाऊँगा। तो वो आपको बोलेंगे कि ठीक है, मान लीजिए कि आप किस ब्लॉक में जा रहे हैं ये तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपका एजुकेशन सर्विस अगर पहले प्रेफरेंस पे है तो एजुकेशन की वर्तमान समस्या बताइए, जो ओवरऑल समस्या है, तब आप गिनाइए कि 1 2 3 ये समस्या है। आपको पूछा जाएगा कि इसको दूर करने के लिए क्या रास्ते हैं, उपाय हैं। तो जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं अगर उसमें कोई सुझाव आप देना चाहते हैं कि ठीक है सर इसके इम्प्लीमेंटेशन में ये चीज़ किया जा सकता है तो हम करेंगे, लेकिन आप किसी भी योजना को ये मत कह दीजिए कि सर सरकार के द्वारा तो चलाया जा रहा है लेकिन इससे कुछ हो नहीं रहा है, हम आएंगे तो ये कर देंगे। नहीं, इसका मतलब है उस बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं ना वो भी प्रशासन से जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब है कि आप उसके अचीवमेंट को महत्व दे ही नहीं रहे हैं, उसके अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि हाँ सर इसमें काम हो रहा है लेकिन इसमें अगर फलाने सुधार किए जाएं तो इसकी जो प्रभाविता है वो और बढ़ सकती है। इस तरह से आपको एकदम बैलेंसिंग लाइन लेना है। और इसमें वे फॉरवर्ड हमेशा आप स्कैंडिनेवियन कंट्री का लीजिए, जहाँ पे भी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है उसको आप उदाहरण बनाइए कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में क्या चल रहा है। फ्रांस में भी शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ से 1-2 एग्जाम्पल आप कलेक्ट कर सकते हैं और वो एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते हैं कि सर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, आपको कभी भी केवल अपने आप को 30 मार खा नहीं बनाना है। आपको कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि आप जो है बीपीएससी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, 5 साल हो गया, 4 साल हो गया, मान लीजिए इतना एज हुआ तो आप इसी सर्विस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि ये बिहार सरकार की एक प्रीमियम सर्विस है, बिहार सरकार की ये प्रीमियम सर्विस है, इसमें जॉब की जो है स्टेबिलिटी है, सैलरी है और आगे बढ़ने के भी कई अवसर हैं। अपने आप को सर इसमें हम अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे, तो ये सब चीज़ आप बोल सकते हैं। ठीक है, उत्तर आपको अपने आप से फॉर्म करना है कि जिसमें आप फंसे नहीं। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हाँ, एक और इसमें चीज़ ये कहना है कि जो आपको बॉडी लैंग्वेज रखना है ना वो अपना एकदम पॉजिटिव वाला रखना है कि कहीं वो अगर वो टोक दें तो ऐसा नहीं कि मन मार के बैठ गया अरे भाई तो टोक दिया। तो आप हमेशा इस चीज़ को रखें कि अगर वो आपको टोकें, जहाँ भी टोकें, मान लीजिए आप कोई आंसर बोल रहे हैं, आपका लाइन कंप्लीट नहीं हुआ, वो बीच में ही आपको टोक दिया, जहाँ उनका मुंह शुरू हो रहा है वहाँ से आपका मुंह बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, वहाँ से आपका मुंह बंद हो जाना चाहिए, उनको पूरा बोलने दें, चाहे वो 2 लाइन बोले, 4 लाइन बोले, 5 लाइन बोले, कभी भी उनको इंटरप्ट नहीं करना है बीच में कि वो बोल रहे नहीं सर, हाँ सर ये तो हम ऐसा सोच रहे थे, नहीं सर ऐसा नहीं होता है। उनको पूरा बोलने दे, वो गलत बोल रहे सही बोल रहे। वो अगर बोले भारत की राजधानी मुंबई है तो आपको बीच में नहीं टोक के कहना कि नहीं सर आप तो मिस कर गया, ये दिल्ली में है। जब वो ख़त्म करे तब आप बोले। कई बार लगता है कि जो सर बोल रहे हैं वो सही नहीं है, मैं इससे भिन्न विचार रखता हूँ, तो क्या मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन हाँ एक परमिशन लेकर के बोलना चाहिए। कैसे कि जैसे मान लीजिए कि सर ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने भारत के लिए अच्छा नहीं किया, उनको सेना लेकर के इस पे चढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी और आप इस बात से असहमत हैं। तो आपको अपनी असहमति कैसे व्यक्त करनी है, पहले उनको बोलने दें और फिर बोले कि माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं विनम्रतापूर्वक आपकी बात से असहमति व्यक्त करता हूँ। तो वो बोलेंगे कि अच्छा असहमत हैं आप,
तो बताइए क्या आप क्या सोचते हैं, तो आप बताइए। बहुत पोलाइट वे में बोलना है, ठीक है। आपको असहमति व्यक्त करना है अगर, तो बहुत पोलाइट वे में बोलना है, और हर बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। जो बात आप नहीं मानते हैं, जो बात सच नहीं है, जिस बात के आप अगेंस्ट में हैं, तो उस बात के विरोध में खड़ा होना। आपको रीढ़ विहीन व्यक्ति नहीं बनना है कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने बोला रात है, संतरी ने बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो उस बात में हाँ नहीं मिला देना है। आपको अगर उसमें कुछ आपत्ति है तो आप विनम्रतापूर्वक उसको मना कर सकते हैं, ठीक है। और आगे इसमें एक और प्रश्न आता है कि आपको जो है स्माइल देना। हाँ, एक ये प्रश्न है कि कई लोग बोलते हैं कि कुछ भी पूछे तो मुस्कुरा के बोलो, चेहरा पे जो है हमेशा मुस्कान बनी रहनी चाहिए। देखिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, लेकिन स्माइल नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप हंस रहे हैं। तो हंसी के कई कारण होते हैं। सामने वाले को आप बेवकूफ़ समझते हैं, सामने वाले जो है जो बात बोल रहा है वो फ़नी बोल रहा है। तो मुस्कुराहट रहनी चाहिए, लेकिन बेवजह नहीं मुस्कुराना चाहिए। कहीं पे अगर बहुत सीरियस प्रश्न चल रहा है, मान लीजिए कि एक बार मैं मॉक इंटरव्यू में बैठा हुआ था, तो एक बच्चे से मैंने मतलब दहेज के बारे में प्रश्न पूछा कि बिहार में तो दहेज बहुत चलता है, जब आप बन जाएंगे ऑफिसर तो दहेज तो भर भर के आएगा, तो आपके लिए वो मोटिवेशन तो नहीं है। तो वो जो है इसका जवाब हंस के दे रहा था। हालांकि वो दे रहा था कि नहीं सर, ऐसा कुछ मोटिवेशन नहीं है। तो उसमें हमारे साथ पैनल में जो है एक रिटायर्ड अधिकारी भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने उसको तुरंत टोका कि वो, और उन्होंने कहा कि आप कितने नॉन सीरियस आदमी हैं कि दहेज जैसे सीरियस इशू पे बात हो रही है, जिस पे महिलाओं को जला दिया जाता है, उनको जीवन के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, और आप हंस के जवाब दे रहे हैं। आप किस तरह के प्रशासक बनने वाले हैं? और फिर उनको जवाब देते बन नहीं रहा था। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? तो इसीलिए जहाँ सीरियस बात होगी वहाँ पे सीरियस करनी है, और हर जगह मुस्कान नहीं देनी है, ठीक है। कई लोग ये बोलते हैं कि हर जगह मुस्कान नहीं देनी है मुस्कान। और आंसर को जब बोला जाए आपको कि आप शॉर्टकट में ख़त्म करिए, हमको 2 लाइन में बताइए, 2 शब्द में बताइए, तो उसको आप स्ट्रिक्टली उसका पालन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसमें जानते हैं 10 लाइन तो 10 लाइन बता के मानेंगे। और आप जब अपना आंसर शुरू करते हैं ना, हम लोग को क्या होता है ना कि जब हम आप लोग कोई आंसर देते हैं, मान लीजिए कि 5 लाइन का आंसर है, ठीक है, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, जो सबसे अच्छी बात होती है, जो उस आंसर का सबसे गुड लाइन है, सबसे मेन लाइन है, सूत्र वाक्य है, उसको सबसे लास्ट में बोलते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो सबसे अच्छा लाइन है उसको सबसे पहले बोलिए। क्या पता वो आपको पहला लाइन बोलने के बाद ही रोक दे, और 2-3 लाइन बोलने का अवसर ही ना दे कि जो लाइन आप बचा के रखे थे कि इसको बोलेंगे, वो आपको बोलने का मौका नहीं मिला। तो इसीलिए हमेशा अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें। जो सबसे अच्छी लाइन है, जो आप कहना चाहते हैं, उस प्रश्न का जो सबसे अच्छा उत्तर है, जो एक लाइन में उसको व्यक्त कर रहा है, सबसे पहले उसको बोल दें और तब दूसरा बोलें। तो इस तरह से आप आगे बढ़ें। और उत्तर देते समय जब आपको बोला जाए कि 2 शब्द में दीजिए, तो आप प्रयास करिए कि 2 ही शब्द में दिया जाए। हाँ या ना में दीजिए तो आप प्रयास करिए कि हाँ या ना में ही दें। आप ऐसा नहीं कि हाँ सर ऐसा तो होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि, अब उसमें अपना आप विचार घुसा दिए। आपको जितना बोला जाए उतना ही, जितना पूछा जाए उतना ही बोलिए, और अधिक बोलने से बचिए, क्योंकि आपके बोलने से ही क्रॉस क्वेश्चन होगा और उसी में फिर आप फंसेंगे। कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू को लोग अपने डायरेक्शन में ले जाने के लिए ऐसी चीज़ें टेलिंडर छोड़ते हैं कि वो उसमें पूछें। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तभी वो ऐसा लाइन बोले कि इस डायरेक्शन में जाए, तो मैं फिर इंटरव्यू को अपने हिसाब से ड्रिवन कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। एक आता है कि हम गैस करें कि नहीं क्वेश्चन को। आपको लगता है ये आता तो था लेकिन कंफर्म नहीं है, यही होगा कि नहीं होगा इसका उत्तर। तो हाँ, बहुत अधिक गैस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, आप अंधा गैस कर रहे हैं। सर हम गैस करें, आपको पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, आप गैस करें। सर गैस करें हम, और फिर गैस करने में आप बोल रहे हैं कोलालमपुर। तो भाई ऑस्ट्रेलिया में जगह भी नहीं है और गैस करके आप बोल रहे हैं कोलालमपुर। आप पर्थ बोलते, सिडनी बोलते, मेलबोर्न बोलते, कैनबरा बोलते तो समझ में आता। ये सीधा कोलालमपुर बोल रहे हैं तो ये कोई समझ में, सिर पैर कोई यहाँ मिल रहा है कुछ? तो इस तरह का गैस ना करें। इस तरह का गैस आपको मार्क्स नहीं देते, बल्कि उसमें से डिडक्शन होता है, आपके मार्क्स करते हैं, लोग इरिटेट होते हैं आपकी बातों से। तो इसीलिए जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत श्योर है 80% की लगभग ये होना चाहिए,
वहीं पे गैस करें और परमिशन लेके करें। आप नहीं जानते हैं तो पहले बोल दें कि सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपकी इजाज़त हो तो मैं गैस करना चाहूँगा। तो अगर वो इजाज़त दें तो आप गैस करें। कई बार वो कह देते नहीं, छोड़ दीजिए। जैसे आप बोलेंगे कि सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपकी इजाज़त हो तो मैं गैस करना चाहूँगा, तो बोलेंगे ठीक है छोड़ दीजिए फिर। तो फिर आप छोड़ दीजिए। फिर नहीं कि हाँ हाँ ये उत्तर आ रहा था तो आप बोल के ही मानेंगे। वहाँ रुक जाना है, वहाँ बोल नहीं देना है। और मुश्किल से अपने पूरे इंटरव्यू के दौरान, जो आपका 15 मिनट का इंटरव्यू हम एवरेज लेकर के चलते हैं होगा, तो 15 मिनट के इंटरव्यू में मुश्किल से आप 2 या 3 गैस करें, उससे अधिक गैस ना करें। सॉरी बोलना गैस से करने से ज़्यादा अच्छा है। आप नहीं जानते हैं, सॉरी बोलें। वो आपको कोई हिंट देते हैं तो उसके बाद आप हिंट देते हैं और क्लियर होता है तो आप बोलें, नहीं क्लियर होता है तो सॉरी सर बोलें। और फिर अगर वो आपको उत्तर बताते हैं तो आप थैंक्स कह के ज़रूर आगे बढ़ें, ठीक है, बिना थैंक्स के आगे ना बढ़ें। और जैसे ही आप घुसे और इंटरव्यू रूम में जो आपने थैंक यू कहा, तो फिर जैसे ही वो ख़त्म होगा आपका इंटरव्यू, तो वो आपको बोलेंगे, अध्यक्ष महोदय बोलेंगे कि आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, अब आप जा सकते हैं। यही लाइन होता है उनका। तो आप अपने कुर्सी पर से उठे और उनको थैंक यू ज़रूर बोलें। ये नहीं कि बैठे बैठे हाँ थैंक्स सर और फिर चल दिए ऐसे उठ करके। तो उठे, थैंक यू बोलें आभार के साथ, और जाते हुए गेट को ज़रूर सटा दें, ठीक है। और बैठने के क्रम में जहाँ कुर्सी रखी हुई है आपको वहीं पर बैठना है। जैसे आप घुसे और आपने ग्रीट किया और उन्होंने कहा कि आप बैठिए, तो जहाँ पे कुर्सी रखी है वहीं पे जाके बैठ जाना है। ऐसा नहीं करना है कि कुर्सी को अपने हिसाब से पहले खिसका लेना है और आराम से बैठना है और बैठ करके 2-3 बार एडजस्ट कर लेना है खिसका करके, और चेंचे का आवाज़ आ रहा है उधर से, तो वो काम नहीं करना है। कुर्सी जहाँ रखी हुई है वो पहले से ही जिस स्थान पे उसको रखा जाना है उसी स्थान पे वो रखी हुई है, तो उस पे जाके बैठ जाना है और एक ही बार में अपना पोजीशन लेके बैठ जाना है। इतना आगे नहीं बैठना है कि आपका पीठ पीछे सटे और लगे कि बहुत आराम में बैठे हुए हैं। इतना आगे नहीं बैठना है झुक के कि इंटरव्यू लेने वाले को लग रहा है कि बस इसको जाने बोलेंगे और उठ के दौड़ के भाग जाएगा ये, ठीक है। तो बीच का एक स्थिति लेना है कि आपका अपना पीठ जो है वो कुर्सी से सटा होना चाहिए पीछे में, और आप कंफर्टेबली बैठे हुए होने चाहिए। बिल्कुल कुर्सी पे आगे की तरफ लुढ़क के नहीं होनी चाहिए या पीछे की तरफ, जैसे कि बैठे हुए हैं आगे की तरफ लेकिन पीठ इतना पीछे झुका दिए कि एकदम कुर्सी पे लग रहा है कि आप मूवी देखने आए हैं कि हाँ भाई चलो बोलो क्या बोल रहे हैं। आप समझ रहे होंगे। और अगर इसमें समझ में मतलब कुछ आपको ये हो रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं कैसे बैठना है, तो 1-2 लोगों का मॉक इंटरव्यू देख लीजिएगा कि कैसे वो लोग बैठते हैं, ठीक है। और ग्रीट करके फिर थैंक यू बोल करके आगे निकल जाना है। तो मुझे लगता है कि सारे प्रश्नों का लगभग जो फ्रीक्वेंटली आस्क होता है वो मैंने पूछ लिया। हाँ, एक और चीज़ है कि कभी कभी केस स्टडी पूछा जाता है, ठीक है। कि मान लीजिए कि आपका 1 नंबर पे डीएसपी है प्रीफ्रेंस में, ठीक है, 1 नंबर पे डीएसपी है, तो आपसे केस स्टडी पूछा जाए तो केस स्टडी में कभी भी आप सॉरी नहीं बोल सकते हैं। ये कोई फैक्चुअल प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आप सॉरी में देंगे। केस स्टडी आपके माइंड का टेस्ट है, आपके अप्रोच का टेस्ट है, आपके एटीट्यूड का टेस्ट है कि आप किस तरह से चीज़ों को अप्रोच करते हैं। तो उसमें आप सॉरी बोल के नहीं निकल सकते। आपको उसमें अटेम्प्ट लेना चाहिए और निश्चित लेना चाहिए। और अटेम्प्ट जब आप लेंगे तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे, जब भी केस स्टडी में आप फंसते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, संविधान के प्रावधानों का, एसओपी का पालन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जन कल्याण का व्यापक हित उसमें छुपा होना चाहिए। जन कल्याण का व्यापक हित मतलब आप जो डिसीजन ले रहे हैं ना उससे जन कल्याण को व्यापक नुकसान नहीं होना चाहिए। और आपके उत्तर से कभी भी ये नहीं झलकना चाहिए कि आप एक एरोगेंट अधिकारी हैं, आप अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको हमेशा ये लगना चाहिए कि जब भी मानवीयता और संवेदना का कोई प्रश्न आएगा तो आप वहाँ एक अधिकारी ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील मानव बन के खड़े रहेंगे। और अधिकारी, एक बेहतर अधिकारी वो नहीं होते हैं जो कागजी कानूनों को लेकर के हर जगह चलते हैं और उसी के अनुसार बिहेव करते हैं। कागजी कानून के साथ साथ उनसे ये अपेक्षा होती है कि वो एक संवेदनशील नागरिक हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं, इंसान हैं, 2 कदम आगे बढ़ के मानवता के हित में कदम उठाएंगे। और आपके उत्तर से यही झलकना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं जब एक बार इंटरव्यू दे रहा था तो उन्होंने पूछा कि डीएसपी आपका पोस्ट प्रेफरेंस है, तो आप एक नक्सलाइट एरिया में जा रहे हैं और रात को आप आ रहे हैं, अचानक से आप देखते हैं कि रोड पर एक व्यक्ति छत विछत स्थिति में पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है।
लेकिन आपको कोई गाड़ी कहीं नज़र नहीं आती है, उसकी मोटरसाइकिल। और ये रात का सुनसान, मतलब 10-12 बजे की रात्रि है, सुनसान है, कहीं पर वहाँ पर कुछ नहीं है आपकी मदद के लिए। तो आप क्या करेंगे? और आप जानते हैं कि ये नक्सलाइट एरिया है, हो सकता है कि ये आपको फंसाने का एक ट्रैप हो कि आप गाड़ी से उतरेंगे और आपको अगवा कर लिया जाए या आपको गोलियों से भून दिया जाए। तो आप क्या करेंगे? तो आप ये नहीं कह सकते कि सर अपनी जान को बचाने के लिए या अपनी जान को प्रायोरिटी में रखते हुए हम आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति को सच में आपकी ज़रूरत हो। वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एक्सीडेंट हुआ हो और आप अपने पूर्वाग्रह के आधार पर, अपने सोच के आधार पर उसको छोड़ के आगे निकल रहे हैं। तो इसका एक बेहतर जवाब ये होना चाहिए कि सर सबसे पहले हम नज़दीकी पुलिस स्टेशन को फ़ोन करेंगे, वहाँ पे जो नज़दीक में पुलिस स्टेशन होगा। मैंने ये कह दिया था कि सर मैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन को फ़ोन करूँगा और मैं गाड़ी से ही ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँगा कि ये घटना सच में है, ऐसी मतलब इसमें कुछ सच्चाई है, कुछ फैक्ट है, या मतलब ये कि एक एम्बुश है ये। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने इस बात पर मुझे टोकते हुए कहा था कि नहीं, वो बहुत प्रोफेशनल है, वो भारत के हर कोना में आप जैसे अधिकारियों को टारगेट करते हैं, वो आपको पता नहीं चलने देंगे, उसके बाद आप बताइए कि क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं एक अधिकारी हूँ, जिम्मेदार अधिकारी हूँ, रोड पर गिरे हुए किसी व्यक्ति को छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। मैं हाँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन को खबर करूँगा और जब पुलिस पर्याप्त संख्या में आती है वहाँ से, क्योंकि चौकी होती है, कोई भी स्थान है उससे पुलिस चौकी कितनी दूर पे होगी, और जब मैं उसी क्षेत्र का अधिकारी हूँ तो मुझे ये पता है कि इस थाने में जो है पुलिस चौकी कहाँ कहाँ है। तो मैं उस पुलिस चौकी को लेकर के फिर उनको इलाज के लिए ले जाऊंगा। तो इसमें अपना आप जवाब दे सकते हैं। उन्होंने एक और मुझे केस स्टडी दिया था कि प्रेस्टीज, पावर और पब्लिक सर्विस, प्रेस्टीज, पावर, 3P को सजाओ और पब्लिक सर्विस, इसको प्रायोरिटी के आधार पर सजाओ ऊपर से नीचे। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि सॉरी सर मैं तो नहीं सजा सकता, या मैं सजा दूंगा तो पता नहीं मेरे बारे में क्या धारणा बनेगी। आप पब्लिक सर्विस को ऊपर दीजिए। आप पब्लिक सर्विस के लिए आ रहे हैं, पब्लिक सर्विस को ऊपर दीजिए। तो कई बार ये प्रश्न होता है कि भाई पब्लिक सर्विस ही करना था तो आप एनजीओ में क्यों नहीं गए, इसमें क्यों आए। कई बार ये प्रश्न हो जाता है। तो आप इसका जवाब बहुत शानदार दे सकते हैं कि सर इसमें यह बिहार सरकार की एक प्रीमियम सर्विस है, इसमें कार्य करने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है और इसमें कैरियर की स्टेबिलिटी है। चूँकि मुझे अपने परिवार के वित्तीय दायित्व को निभाना पड़ता है, वित्तीय उत्तरदायित्व को मुझे पूरा करना है, वित्तीय दायित्व को मुझे पूरा करना है, तो मुझे एक जॉब की सिक्योरिटी भी चाहिए। तो इस तीनों चीज़ को अगर मैं मिलाता हूँ, तीनों चीज़ को मिलाकर मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार की यह प्रीमियम सर्विस उसको फुलफ़िल करती है। तो इसलिए मैंने इस सर्विस का चयन किया है, इसीलिए मैं इसमें आना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ प्रश्नों को ले लिया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न होता है, हाँ एक और चीज़ मैं इस पे डिस्कस करना चाहता हूँ। कई लोगों के साथ ये घटना हुई है कि बीच में मान लीजिए कि आपको पानी पीना है तो वहाँ पानी रखा हुआ होता है, आप पानी मांग सकते हैं कि सर मैं पानी पीना चाहता हूँ। अपने मन से उठा के नहीं पीने लगना है, कि ये नहीं कहना है कि सर 2 मिनट रुक जाइए पानी पी लेता हूँ उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। नहीं, आप बताइए कि सर मैं पानी पीना चाहता हूँ, क्या मैं पी सकता हूँ? तो आपको परमिट करेंगे, हाँ श्योर पीजिए। तो आपको पानी पी लेनी है। बीच बीच में कभी क्या होता है कि आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो उनके लिए जूस और नाश्ता लेकर आते हैं लोग। ठीक है, जूस, नाश्ता, स्नैक्स वगैरह लेकर के आते हैं। तो वो आपको ऑफ़र करेंगे कि ठीक है खा लो। चाय लेके आते हैं तो ठीक है पी लो, अरे पी लो। तो आपको ये मना कर देना है, आपको नाश्ता, जूस और चाय उनके साथ नहीं लेना है। ये डेकोरम है, इसको मेंटेन करना है आपको। और मेरे एक दोस्त ने गलती कर दी, उनको हालांकि पहले भी इस बात पर हम लोगों की चर्चा हुई थी, मैंने उनको कहा भी था। एक दोस्त ने मेरी गलती की, उन्होंने नाश्ता किया और उनको जानते हैं आप 60 नंबर दिया गया और वो 3 मार्क्स से बाहर हो गया फाइनल लिस्ट से। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये केवल उसके साथ हुआ है, ये मैं 3 लोगों के साथ देखा हूँ। जिसने उस नाश्ता को या जूस को एक्सेप्ट किया, उस सब के साथ ये हुआ है। वो कई बार आपको ट्राई करते हैं, आप उनसे घुल मिल गए हैं, आप उनके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन इतने नहीं कि अब दोस्ती वाला रिश्ता हो जाना चाहिए कि हाँ ठीक है सर
एक चुस्की आप भी ले लीजिए, एक चुस्की हम भी ले लेते हैं चाय का, और फिर देखते हैं तरोताज़ा हो जाएंगे, अच्छा लगेगा फिर जवाब देने में। ये सवाल जवाब नहीं हो रहा है, आपका पॉडकास्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप उसको मेंटेन करके रखेंगे। कभी वो आपको ऐसा करते हैं, कई बार वो आपको 2 बार 3 बार प्रेस करेंगे कि नहीं नाश्ता कर लो, अच्छा ठीक है जूस पी लो, अरे पी लो, इसको इंटरव्यू में हम लोग नहीं वो करेंगे, पी लो। तो आपको मना कर देना है कि नहीं सर, मैं अभी नाश्ता करके ही आया हूँ, आपका धन्यवाद सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, हो गया। ऐसे करके मना कर देना है। और उन्होंने आपको ऑफ़र किया, इसके लिए धन्यवाद कहिए, लेकिन मना करिए। हाँ, कई बार क्या होता है, मैम का जो बोर्ड है, दीप्ति मैम का, वो बार बार कभी कभी ये कहती हैं कि शुरू में आपको नर्वस देखते हैं, ठीक है पानी पी लो। शुरू में अगर आप नर्वस हैं और वो कह रही हैं कि पानी पी लो, और अगर आपने 2 बार कहा, उन्होंने 2 बार कहा कि हाँ ठीक है पानी पी लो, तो आप पानी पी लीजिए, उसके आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने कई सारे मुद्दों पर, कई सारे प्रश्न को यहाँ पर लिया है। इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। बीपीएससी में मैंने 4 बार इंटरव्यू दिया है। मुझे यूपीएससी बोर्ड को भी 1-2 बार फेस करने का मौका मिला है। उसमें एक बार स्मिता नागराज मैम थी, स्मिता नागराज मैम का बोर्ड था। तो हालांकि यूपीएससी और बीपीएससी के इंटरव्यू में बहुत अंतर होता है। तो बीपीएससी में मुझे एक बार 90 और एक बार 82 और एक बार कम नंबर मिले थे, मतलब कि कम क्या 65 मिल गए थे। तो जिस बार मुझे 65 मिला था तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार था, और मुझे ये फील हुआ कि इंटरव्यू को जिस डायरेक्शन में देना चाहिए और जिस लिहाज से हिसाब से देना चाहिए वो मैंने नहीं दिया। तो अब मैं ये डॉट जब कनेक्ट कर रहा हूँ तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि विनम्रता, जीरो एरोगेंसी, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा थैंक्स, यही आपका दिन बना देगा, आपको उस लिस्ट में ला देगा। इसको आप ध्यान में रखें, और आप सबों को अग्रिम शुभकामनाएं, सफलता की बधाइयाँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छा लगता है तो भी लिखें, बुरा लगता है तो भी लिखें, हमें बताएं कि हम आगे कौन सा वीडियो लेकर के आ सकते हैं।